यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइज 11 जुलाई को रिजल्ट आया। रिजल्ट कैसा रहा अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं वही बोलूंगा, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। और मैं आपको पहले भी बोलता था, अगर आपको याद रहेगा तो लास्ट के 6-7 महीने में मैं जब भी आपसे कम्युनिकेट किया थ्रू द वीडियो या मैं कहीं कॉन्फ्रेंसेज में मिला, हर जगह मैंने आपको यही बोला कि इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। एंड आपको याद रहेगा जब अपना एग्जाम एक्सटेंड हुआ था और एक्सटेंड नहीं हुआ था, उसका नोटिफिकेशन आया कि इलेक्शन की वजह से एग्जाम एक्सटेंड नहीं हो रहा, आप बड़े पैनिक हो गए थे। तब भी मैंने एक वॉइस नोट डाला था टेलीग्राम ग्रुप पे, आप अभी भी पढ़ा है, उसमें मैंने बोला था कि सबका प्रिपरेशन एक जैसा है एंड थोड़े एफर्ट लगाओगे ना तो पास हो जाओगे। तो गाइज रिजल्ट है वो अच्छा रहा। जो लोग क्लियर किए उनको बहुत बहुत बधाई हो। और सेकंड ग्रुप का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा था। अगर मैं सीए फाइनल की बात करूं, इट वाज अप्रोक्स 35 to 36%। दैट इज अ वेरी नाइस रिजल्ट बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन सर रिजल्ट जो है वो 100% तो नहीं रहा, ऑब्वियसली 36% रहा सेकंड ग्रुप का। तो जो पास हो गए पहले, सबसे पहले तो मैं बताऊं उनको बहुत बहुत बधाई हो। लाइक यू डिड इट एंड नाउ वर्ल्ड इज योर, एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड। कुछ ना कुछ ढंग का करना, कुछ ना कुछ अच्छा करना, अच्छे इंसान हमेशा बने रहना करके, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। इस बार अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चों ने रैंक आई। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे 100+ ऑल इंडिया रैंकर है सीए फाइनल में। तो सीए फाइनल में जितने रैंक्स है उसमें 100 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो डीटी मेरे से पढ़े हुए हैं। अल्टीमेटली देखो यार, रैंक वगैरह में अल्टीमेट जो है वो कंट्रीब्यूशन बच्चे का रहता है। हमारा कंट्रीब्यूशन 5 to 10% रहता है। अल्टीमेटली उसकी हार्डवर्क होती है, उसकी मेहनत होती है। तो जिन्होंने रैंक लाई या एग्जामिशन की अगर मैं बात करूँ तो देर आर 3000+ स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड द एग्जामिशन इन दिस एग्जामिनेशन। तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन सर रिजल्ट 100% तो नहीं रहा। तो जो लोग नहीं कर पाए इस बार या जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया एंड दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर द नवंबर 2024 एग्जाम, उनके लिए सर क्या है? क्या सर उनको नई क्लासेस लेनी चाहिए, क्लासेस नहीं लेनी चाहिए, अमेंडमेंट्स क्या है, कैसे है? तो सबसे पहले अगर मैं क्लासेस की बात करूं ना तो देखो, अगर आपका कंटेंट में प्रॉब्लम है, मींस कॉन्सेप्ट इशू है, जब आप एमसीक्यू रिजॉल्व सॉल्व करते हो और एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर एमसीक्यू सॉल्व कब नहीं होता? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आई एडवाइज यू शुड गो फॉर द क्लासेस। सर कौन सा क्लास लेना चाहिए? जैसे आपका रेगुलर बैच भी है, आपका एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच भी है। नाउ फॉर द नवंबर एग्जाम जस्ट गो विद द एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच है, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट में इशू है तो। लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेड जब आप बैच लेते हैं, आई विल गिव यू प्रॉपर प्लानर। वो आपका ऐसा प्लानर मैं दूंगा और उस प्लानर के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाई करनी है। मींस हर दिन का मैंने क्या किया है, अभी जो है मैं प्लानर को चेंज कर रहा हूं और वो प्लानर आपको मिलेगा। उस प्लानर में मैंने आपको बताया कि हर दिन कौन से लेक्चर देखने हैं, कब आपको टेस्ट देना है, क्या देना है, वैसा मैं पूरा प्लान करके आपको दे रहा हूं। और अकॉर्डिंगली अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप इजीली जो है वो फटाफट जो है वो आप डीटी को कवर कर सकते हैं। अब अगर मान लो आपको कंसेप्ट या जो कंटेंट है, कॉन्सेप्ट में इशू नहीं है सर, हमको कॉन्सेप्ट पता है लेकिन प्रैक्टिस का इशू है। गाइस प्रैक्टिस का इशू है तो आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं है। आप बिना क्लास के भी कर सकते हैं। आपके पास मटेरियल है, आपके पास यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर है और वो रिवीजन लेक्चर देख के, मटेरियल देख के और आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करके, आरटीपी सॉल्व करके आप खुद भी कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। अगर आपके देखो सिंपल सा चेक करने का तरीका है, आप ले लो एमसीक्यूज, 30-40 एमसीक्यूज जब सॉल्व करोगे, अगर एमसीक्यूज आपसे हो रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट आता है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस कर लो। लेकिन अगर एमसीक्यूज नहीं हो रहे, गलत हो रहे, तो वहां पे कॉन्सेप्ट का इशू है। आपको कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग रखने पड़ेंगे। और अभी क्या है ना, डायरेक्ट टेक्स्ट के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पेपर नंबर 6 में भी अप्लाई होते हैं। अगर आप पेपर नंबर 6 देखोगे उसमें 30 to 35% है वो डीटी से रिलेटेड पूछा जाता है, इन डेप्थ पूछा जाता है। तो वहां पे आपके कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होने चाहिए। चलिए, दूसरा पॉइंट ये आता है कि सर अमेंडमेंट हमारे लिए क्या एप्लीकेबल है? क्या हमारे लिए अभी जो बजट आने वाला है, निर्मला सीतारमण जी ऑन द 23 जुलाई 2024 को बजट लेके आ रही है, फाइनेंस बिल 2024, क्या वो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। आपके नवंबर 2024 में जब आप एग्जाम दे रहे हो तो ये जो बजट आने वाला है दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आप मत देखिए करके, ठीक है? आपको टीवी पे देखना भी नहीं है इस बजट में क्या चेंज हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि हो सकता है इस बार कुछ ज्यादा चेंजेस हो, तो आपको नहीं देखना है बजट को। उसके बाद में सर हमारे लिए कोई एडिशनल अमेंडमेंट्स है क्या? जो हमने मई के लिए पढ़ा था और अब नवंबर के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ एडिशनल अमेंडमेंट है? आंसर इज यस, थोड़े बहुत है।
एक तो आपके लिए कुछ एडिशनल केस लॉज है, केस लॉज 4-5 केस लॉज एडिशनल है, एंड एक आपके लिए कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलर एडिशनल है, बट उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आई विल अपलोड वीडियो आफ्टर आईसीआई रिलीज द आरटीपी। तो जब आईसीआई का आरटीपी आ जाएगा, रिवीजन टेस्ट पेपर आएगा, उसके बाद मैं रिलीज करूंगा। आप बोलोगे सर वो तो ऑलरेडी देखो यहां दे रखे आईसीआई ने कि डायरेक्ट टैक्स में आपका ये जो है ये जुडिशियल अपडेट है, इसमें कुछ केस लॉ है, वो केस लॉज नए हैं, लेकिन इसमें से मैं बताऊं बहुत सारे केस लॉ ऐसे हैं जो हम मे के लिए पढ़ चुके हैं। जैसे ये माहले आनंद फिल्टर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये केस लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। केबीडी सुगर डिस्टिलरी, ये केस लॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके साथ में ये सिकंदराबाद क्लब, ये केस लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मे के लिए, तो कोई ये नया नहीं है। मोस्ट ऑफ केस लॉ वही है, कुछ एक दो केस लॉज है दे हैव एडेड हियर, तो वो मैं आपको करा दूंगा आफ्टर द आरटीपी। उसके साथ साथ में यहां पे कुछ जो है वो आपके लिए नोटिफिकेशन सर्कुलर भी है, लेकिन इन नोटिफिकेशन सर्कुलर में से भी बहुत सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अभी आज की डेट में आपको अमेंडमेंट की बिल्कुल कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू टेक एनी टेंशन ऑफ द अमेंडमेंट। चलिए सर, हम अमेंडमेंट की टेंशन नहीं ले रहे, हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं कि आप जब भी आरटीपी आएगा, तो जैसे ही आरटीपी आईसीआई का आएगा उसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। दूसरी चीज सर, बुक्स, क्या हमको बुक्स नहीं लेनी चाहिए नवंबर के लिए या सेम बुक चल जाएगी? राइट आंसर इज इफ यू आर हैविंग द मे वाला मटेरियल तो नवंबर के लिए सेम मटेरियल चल जाएगा। मे वाली बुक है तो आपके लिए चल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास उससे भी पहले की बुक है नवंबर 2023 की, वो नहीं चलेगी। यू शुड गो विद द न्यू बुक्स। न्यू वाली कॉम्पैक्ट ले लीजिए, कंपाइलर ले लीजिए, एंड कॉम्पैक्ट कंपाइलर इज अ बेस्ट मटेरियल टू फॉलो। और मैं बताऊं, आप बिलीव करिए वो सबसे बढ़िया मटेरियल है। ऑब्वियसली वो एग्जॉस्टिव भी है और उसके साथ साथ में जो है वो आपके लिए ऐसा भी है समराइज वे में कि आप उसको कवर भी कर सकते हैं। 400-450 पेजेस का कॉम्पैक्ट है। Everything we have covered and that compact will help you in the paper number 6 also करके, ठीक है। चलिए, उसके साथ में रिवीजन लेक्चर गाइस ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप देखेंगे करके एक प्लेलिस्ट है, तो जैसे ही आप यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाने के बाद आपको वहां पे ये भवर बुराना जो चैनल है, ये चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, उस चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट में, एंड प्लेलिस्ट में एक मई नवंबर 2024 का एक प्लेलिस्ट है फॉर द रिवीजन लेक्चर। जस्ट फॉलो दैट रिवीजन लेक्चर, ओके। आफ्टर दैट नाउ देयर इज वन क्वेश्चन कि सर आरटीपी एमटीपी हमको करना चाहिए क्या? राइट आंसर इज गाइस, आपको आरटीपी कौन सा करना चाहिए? यू नो दैट मे एंड नवंबर 2024 वाला, ओनली मे एंड नवंबर 2024 का आरटीपी आपको करना चाहिए। उसके अलावा उसके पहले के आरटीपी डायरेक्ट टेक्स्ट में करने की जरूरत नहीं है। एंड एमटीपी जो है वो एमटीपी आपको मई एंड नवंबर 2024 के एमटीपी करने चाहिए। उसके पहले के पिछले साल के एमटीपीज मॉक टेस्ट पेपर आपको करने की जरूरत नहीं है। एंड एक और चीज समझना, जब आप ये एमटीपी करते हैं ना गाइस, माय सजेशन इज एटलीस्ट 1 एमटीपी ऐसा होना चाहिए जो आपको लिख के करना है। मीन्स यू हैव टू राइट, मीन्स आपको लिखना है, आपको लिख के करना है। वो एक जो एमटीपी है मॉक टेस्ट पेपर, वो आपको लिख के करना है। क्या करना है? लिख के करना है, और उसके बाद उसको इवेल्युएट करना है। उसके बाद में सुपर 18 क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी पहले दे रखे हैं, सेम वही अभी आप प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन मैं आपको न्यू दूंगा इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर। तो अक्टूबर में मैं आपको वापस से न्यू क्वेश्चन बनाऊंगा। सुपर 18 की जगह हो सकता है इस बार मैं सुपर 30 दे दूं करके, तो आपको न्यू क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। गाइस एक बात बताऊं, मैंने ये जो रिजल्ट आया उसके बाद बहुत सारे बच्चों से मैं मिला, बहुत सारे बच्चों से बात की, बहुत सारे रैंकर से बात की। जैसे मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 जो है शिवम, ही वाज माय स्टूडेंट, उससे मैंने बात की। तो मैंने एक ऑल इंडिया रैंक 3 जो किरण है उससे मेरी बात हुई। मेरे को एक चीज समझ में आई कि रैंकर में और नॉर्मल लोग जो मेरे जैसे लोग हैं, आई वाज नॉट अ रैंकर, हम में क्या फर्क है? एक फर्क है, वो लोग बहुत डिसिप्लिन है, पता है, वो लोग बहुत डिसिप्लिन है, वो कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन है। हम लोग नहीं हो पाते। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन तो पढ़ लेते हैं पूरा 20 घंटा, लेकिन दूसरे दिन 2 घंटा, तीसरा दिन खराब कर लेते हैं। कंसिस्टेंटली हम नहीं कर पाते, एंड हम डिसिप्लिन नहीं रह पाते। थोड़ा मन हुआ, मोबाइल में लाइट हुई, मोबाइल की तरफ देखने लग जाते, क्या हुआ, फिर आप रील्स देख रहे और अपने कब 1-2 घंटे किल कर दिए समझ में ही नहीं आता। एंड गाइज, उन लोगों को अपने पे कंट्रोल है, उनको पता है कौन से टाइम पे क्या काम करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, दे नो अबाउट दैट। ये फर्क है एक रैंकर में और एक नॉन रैंकर में, या मैं बोलूं अपन जैसे नॉर्मल लोगों में। गाइस वो अपने को इंप्रूव करना है। एंड अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी आपके पास नवंबर एग्जाम के लिए टाइम कम नहीं है, दैट इज द सफिशिएंट टाइम। बिकॉज अगर मैं जुलाई 15 को खड़ा हूं तो जुलाई का 15 डेज जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
3.5 मंथ का टाइम है। 3.5 मंथ इज नॉट अ लेस टाइम। आप अगर दोनों ग्रुप प्रिपेयर करना चाहते हैं और अगर आपने क्लासेस के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो भी आप दोनों ग्रुप इजीली क्लियर कर सकते हैं। आपका 3.5 मंथ में इजीली हो जाता है यार। 6 सब्जेक्ट तो है अपने पास, उसमें भी 5 ही पढ़ना है। 6 वाला तो कुछ केस स्टडी कर लो, 20 25 30 केस स्टडी तो वैसे ही हो जाता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं ना, अगर फोकस क्लियर है और आप सच में चाहते हो कि अपने को सीए बनना है, और मैं बता दूं इंस्टीट्यूट सीए बनाना चाहती है, अब आपके हाथ में है कि आप कितना जल्दी बनना चाहोगे। एंड अगर आप उसको कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे, फॉलो करोगे, तो आप इजीली बन जाओगे। अब आपको कैसे पढ़ाई करने की, तो मैं तो क्या करता था, मेरा एक प्लान हुआ करता था, दैट इज द 8421 करके, ठीक है। और ये 8421 आज भी आप फॉलो कर सकते हो। 8421, नाउ व्हाट वाज द 8421 प्लान? 8421 प्लान क्या था? पहली बार किसी भी सब्जेक्ट को मैं 8 डेज दूंगा। अब मैं 8 दिन एक ही सब्जेक्ट नहीं लेता था। व्हाट आई यूज टू डू, मैं क्या करता था, 16 डेज का एक स्लॉट लेता था एंड 16 डेज में मैं 2 सब्जेक्ट से वो कंप्लीट कर लेता था। और 16 डेज में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करता था, अगेन 16 डेज में 2 सब्जेक्ट, अगेन 16 डेज में 2 सब्जेक्ट। तो आप देखते हैं कि आप 16 डेज 16 डेज 16 डेज आप अगर लेते हैं तो 32 डेज एंड 32 डेज प्लस 16 डेज 48 डेज, राइट। तो आप देखेंगे 48 डेज में आपका एक बार प्रॉपर रिवीजन हो चुका है। 6 सब्जेक्ट है आपके पास, तो 48 डेज आप टारगेट रखिए। 48 डेज में यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस एंड कंप्लीट कर दिए। 48 का 50 डेज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 50 डेज में आपको एक बार बहुत अच्छे से सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। एंड गाइस, जब नेक्स्ट सेकंड रिवीजन करोगे तो इसी टाइम को आप एक काम करिए, 50% कर दीजिए, मींस 24 डेज में कंप्लीट करिए पूरा सब सिलेबस, 6 सब्जेक्ट। एंड उसके बाद जब वापस करेंगे तो इसको और 50% स्लैश कर दीजिए, 12-13 दिन में कंप्लीट करिए एंड उसके बाद आप एग्जाम के लिए जाइए। तो ये प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अब एक बात समझना, मैं बोल रहा हूं 16 डेज में 2 सब्जेक्ट, सो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कोई 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको 18 डेज लग सकते हैं, 19 डेज लग सकते हैं। लेकिन फिर कोई 2 सब्जेक्ट ऐसे भी आएंगे जहां पे जैसे जिसमें आप अगर मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जो पेपर है करके, ठीक है, बिजनेस स्टडी आईबीएस वाला, तो आईबीएस वाले में कम टाइम भी लगेगा। तो आईबीएस जिसके साथ में आप ले रहे हो उसमें कम टाइम भी लगेगा। आईबीएस आपको लास्ट में रखना है। पहले आप जो है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने ऑडिट और एफआर साथ में ले लिया, ये उसके बाद में अगर मान लो आप लेते हो एसएफएम एंड आईडीटी साथ में ले लिया, फिर डीटी और आईबीएस साथ में ले लिया, क्योंकि डीटी बहुत वास्ट है। तो ऐसे करके आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ोगे ना, तभी पास होने वाले हो। एंड एक चीज समझना है यार, हम लोग है ना, सब लोग चाहते बहुत अच्छा है। आप लोगों ने जब से रिजल्ट आया, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स पास हो गए होंगे, बहुत सारे तो ऐसे पास हुए होंगे जिनको आप सिखाते थे, आपको लगता है ये कैसे पास हो गया, वो भी पास हो गए। एंड गाइस, अगर अपन नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं ना, 3 महीने तो है, ठीक है ना। इस एग्जाम में अपन अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन अगर आप चाहते हो, आप अगर कीन हो कि कंप्लीट करना है, तो आप कर सकते हैं ये वाला नवंबर एग्जाम। अभी आपके पास टाइम बहुत बहुत है, अगर ऐसे बोलो तो, बट बहुत कम भी बचा है। जस्ट इसमें आपको अपना 100% पुट करना है। 100% पुट करोगे तो हो जाओगे। एंड मैं बताऊं ना, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ऐसे गोल तो चाहते हैं, अरे सीए बन जाए, सीए बनने के बाद अच्छी कंपनी में काम करे, बहुत पैसा कमाए, हर सैटरडे संडे पार्टी करे, कहीं घूमने जाए, अपना कोई रिलेशनशिप पेंडिंग है अगर मान लो आपका, तो चलो कि उसको भी कैरी करे। बट क्या होता है ना, नहीं हो रहा है ना, तो बुरा भी लगता है। बट गाइस, वो सब आप गोल सोच रहे हो कि ये होना चाहिए करके, ठीक है, बट उसके लिए प्रोसेस है ना, वो ये है। अब जो अगले 3.5 मंथ आप एक रूम में बैठोगे जब आपके साथ कोई नहीं है, और वो 3.5 मंथ आप सिर्फ वो बुक्स के साथ में खेल रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो और जो मेहनत कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। एंड इफ योर प्रोसेस इज परफेक्ट ना भैया, आप सीए बन जाओगे। एंड एक और बात बता दूं, ये एग्जाम हार्डवर्क मांगता है। मैंने इतने साल से, मैं 12 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बार 100+ स्टूडेंट है जिनकी मेरी रैंक आई है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो उनकी पहले रैंक नहीं थी बट सीए फाइनल में रैंक है। इस बार ऑल इंडिया रैंक 3 जो किरण करके है, इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स थे, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर थी, फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर थी, बट रैंक नहीं थी। बट इन सीए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 3 करके टॉप 3 में आना, एफर्ट तो है, उसने मेहनत तो की है। और कैसे मेहनत की है, वो छोटे घर में मुंबई में 1 BHK में 4 लोग रहना और मुंबई में रह के पढ़ाई करना एक छोटे से घर में, आपको पता नहीं बहुत दिक्कतें होती है, हर जगह होती है, नॉट इन द मुंबई, हर जगह, क्योंकि सीए में लोग ही वो आते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं। तो गाइस, मैं बता दूं, देखो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं मिलता है। एंड आई ऑलवेज से दैट हार्डवर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। कितने टैलेंटेड थे ना आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बड़े बड़े टैलेंटेड तीस्मार खान को फेल होते देखा है, और मैंने बड़े बड़े ऐसे लोग थे जिन जो बहुत ही
स्कूलिंग बड़े नॉर्मल लेवल पे हुई, बहुत कम परसेंटेज के साथ, और उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके देखा है। तो इट्स ऑल अबाउट यू यार, यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ के जो डिसाइडर है वो आप ही है। आज से 10 साल बाद आप कहाँ पे रहेंगे वो सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं, एंड यू आर ओनली रेस्पॉन्सिबल। नो वन अदर देन यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू विल बी आफ्टर 5-10 years। तो आपको क्या बनना है, क्या करना है, आपको खुद को ही लिखना पड़ेगा करके, ठीक है। तो मेहनत करिए, जी भर के मेहनत करिए, ठीक है, हार्ड वर्क करिए। बाकी सब जितने भी डिस्ट्रैक्शन लाइफ में हैं उनसे दूर हो जाइए, अपने दिमाग को उन सब चीज़ों से दूर करिए, एंड सिर्फ पढ़ाई करिए, वो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है करके, ठीक है। उसके साथ साथ में अभी आज मैं इतना ही आपको बोलने वाला हूँ। एंड गाइज, इसके साथ में जहांगीर का एक गाना है जिसकी कुछ लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो एक काम करता हूँ, इस वीडियो के एंड में वो मैं जोड़ देता हूँ। ये लाइनों को आप सुनिए, गौर करिए, एंड वापस से रीस्टार्ट करिए। थैंक यू।